हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं सचिन और आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेम्परेचर एंड हीट। क्या पढ़ने वाले? ताप एवं ऊष्मा, और उससे संबंधित सारे पॉइंट को कवर करेंगे और एग्जाम में आए हुए जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको भी कवर करेंगे। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले ये कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि न्यू क्लास का कोई भी न्यू अपडेट हो आपको पास आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे डेली करंट अफेयर, स्टैटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और रेलवे, एसएससी, इन सभी क्षेत्रों में प्रीवियस ईयर में आए हुए जो प्रश्न हैं उनकी बेहतरीन क्लासेस चलाई जाती हैं साथियों। और अगर आप में से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जेईई की तैयारी करना चाहता है फॉर यूपीपीसीएल, यूवीपीआरएनएल, इसरो, डीआरडीओ, एलएमआरसी, डीएमआरसी, इन सभी क्षेत्रों में, तो हमारे इस चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की प्रॉपर ढंग से क्लासेस थ्योरी वाइज चला जा रही है और प्रीवियस इसके क्वेश्चन सॉल्व भी कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन ताप और ऊष्मा। क्या शुरू करते हैं? ताप और ऊष्मा। और उससे संबंधित आपके पास एक पहला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाप से अधिक हाथ जो होता है अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्यों? क्या रीजन है कि भाप में हमारे हाथ या पैर जल्दी अधिक जल जाते हैं जबकि जल में कम? इसलिए क्योंकि भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है साथियों, बच्चों, वो जल की अपेक्षा अधिक होती है। क्या होती है? जल की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। यहाँ पर लिख लीजिए गुप्त ऊष्मा अधिक लिख लीजिए। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पर लिख लीजिए अधिक होती है। ठीक है, इस तरह से आप क्लियर हो गया डाउट इस क्वेश्चन का। दोस्तों, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले कवर करेंगे, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने के लिए हम एक लेते हैं व्हाइट सा पेज, और व्हाइट सा पेज पे चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम ही है ताप और ऊष्मा। तो ताप और ऊष्मा से संबंधित हम लोग कुछ पॉइंट को क्लियर करते हैं। जैसे ताप क्या है, ताप का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा का क्या मात्रक होता है, उनमें कुछ फिक्स वैल्यू होती है, वो क्या होता है, उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। आज आपको क्लास में बहुत ही आनंद आने वाला है। बस शांतिपूर्वक कॉन्सेंट्रेट होकर आप क्लास का आनंद लीजिए। सबसे पहले ताप क्या है? क्या है ताप? क्या है मैं बोलता जा रहा हूँ साथियों, हो सकता है आप इसको मतलब यहाँ पे मैं पूरा न लिखूँ तो इसे आप नोट करिए। तो ताप क्या होता है? वस्तुओं का भौतिक गुण है, ठीक है, जिससे वस्तु क्या होती है? गर्म से एहसास होता है। जिससे क्या होता है? वस्तु क्या होती है? उसमें शीतलता, उष्णता, यानी ठंडा, गर्म, ये सभी का एहसास होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं ताप। और ताप के मात्रक क्या है? नोट करिए, ताप के मात्रक क्या है, कितने होते हैं, ये भी नोट करिए। ताप के 3 मात्रकों में हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, जब हम उसकी मेजरमेंट करते हैं तो 3 पूरा लिखिएगा। मैं बोल रहा हूँ डिग्री सेल्सियस। पहला क्या है? डिग्री सेल्सियस, जिसको दिखाते कैसे हैं? ऐसे ऊपर अंश बना के और सी लिख देते हैं। और दूसरा क्या है? फ़ारेनहाइट, जिसे कैसे दिखाते हैं? कैपिटल एफ से। और तीसरा है कैपिटल के से, केल्विन। तो आप ऐसा करता हूँ, आप पूरा लिख रहे होंगे, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, यहाँ डिग्री सेल्सियस, यहाँ फ़ारेनहाइट और यहाँ पे केल्विन। नोट कर लिया? ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नोट करते हैं कि ऊष्मा क्या है। क्या है? ऊष्मा क्या है उसको भी समझते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ताप और ऊष्मा। तो हीट किसी पदार्थ में उसके अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। लिखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है ये पॉइंट है जिसमें क्वेश्चन बन सकता है कि हीट कैसे उत्पन्न होता है। तो हीट लिखेंगे तो उसमें क्या है कि उसके अणुओं की गति के कारण। तो पदार्थ होता है ना दोस्तों, किसी भी पदार्थ के उसमें, तो पदार्थ के अणुओं, नोट करिए, अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। किसके? गति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे नोट कर लिया आपने कि ऊष्मा जो है उसके और पदार्थ के अणुओं की गति के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है।
और एक चीज नोट करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और क्या है वो, आप कहेंगे सर ये इम्पोर्टेंट कैसे है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली बात ऊष्मा में ही बताने जा रहा हूँ मैं, कि जो ऊष्मा होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पे? नोट कर लीजिए, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ लेकिन पूरा पूरा बोल रहा हूँ कि ऊष्मा जो होता है वस्तु के द्रव्यमान यानी मास पे निर्भर करता है। किस पे? द्रव्यमान पे निर्भर करता है। ठीक है, नोट कर लिया? वेरी गुड बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। बच्चों ऊष्मा की मात्रक क्या होता है ये भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए अगर हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन तो बार बार ही पूछा जाता है, रिपीटेड पॉइंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों एक चीज़ नोट करिए, एक एसआई मात्रक होता है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। क्योंकि ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों एसआई जूल। क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, तो ऊष्मा की मात्रक में कैलोरी, किलो कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये सब भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से? नोट करिए। क्या होता है ऊष्मा के और भी मात्रक, जैसे कैलोरी, किलो कैलोरी, क्या होता है? किलो कैलोरी, पहला यहाँ लिखिए, दूसरा ये लिख लीजिए, और तीसरा होता है ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई। क्या होता है? नोट करिए, ब्रिटिश ऊष्मीय। हो सकता है राइटिंग सही ना हो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को जरूर नोट करिएगा कि ऊष्मीय इकाई, ये तीनों चीज़ें आपने नोट कर लिया। और मेन एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सब यूनिट में क्या मतलब कैसे दर्शाते हैं। तो ब्रिटिश यूनिट जो होती है दोस्तों उसको हम लोग BTHU, ब्रिटिश यूनिट कैसे दिखाते हैं? 1 BTHU, 1 को न लिखिए कोई दिक्कत नहीं, यानी BTHU भी दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? BTHU के रूप में दिखाते हैं, ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं, कुछ और पॉइंट क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम में पूछ देता है 1 जूल बराबर कितनी कैलोरी होती है, इस तरह से। तो 1 जूल बराबर नोट कर दीजिए और इसे स्टार बना लीजिए। ठीक है, 1 जूल बराबर होता है आपका 0.24 कैलोरी। ठीक है, 0.24 कैलोरी। और 1 कैलोरी में कितना जूल होता है ये भी नोट करिए। 1 कैलोरी बराबर 4.186, नोट कर रहे हैं ना? 186 क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चों, चलिए नोट कर लिए तक। और एक चीज़ और नोट करिए कि 1 BTHU, 1 BTHU का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी। 252 कैलोरी, नोट कर लिया? 252 कैलोरी। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए इतना आपने नोट कर लिया, और आपको ये भी पता होगा ही कि 1 किलो कैलोरी बराबर कितनी कैलोरी होता है। तो 1 किलो कैलोरी बराबर होता है आपका 4186 जूल। एक नोट करिए, 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी, और एक चीज़ होता है 4186 जूल भी होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है? 4186 जूल भी होता है और 1000 कैलोरी भी होता है। ठीक है, नोट कर लिया आपने?
ये इतनी वैल्यू है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है बच्चों एक पॉइंट और भी क्लियर करना है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे उसमें की जो यूनिट है उनमें क्या रिलेशन है, पढ़ लिया ना, कवर कर लिया, नोट कर लिया आपने। अब पढ़ेंगे जो तापमान के जो यूनिट है मात्रक है उनमें क्या आपस में रिलेशन, जैसे केल्विन का, फ़ारेनहाइट का और ये डिग्री सेल्सियस का, इनमें क्या आपस में संबंध है उसको जरूर नोट करिएगा बच्चों। ये संबंध से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा सकते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट संबंध भी पूछ देता है। जैसे C/5 इक्वल टू F माइनस 32, यहाँ पे C डिग्री सेल्सियस होगा, F जो होगा वो फ़ारेनहाइट होगा, F माइनस 32 इक्वल टू 9/9 इक्वल टू K तो केल्विन होगा 273/5। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ये है आपका संबंध C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए क्योंकि ये बार एग्जाम में पूछा जाता है और इससे काफ़ी पॉइंट क्लियर होने वाला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, मतलब ये है MCQ पे। ठीक है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल के भी आएंगे और थ्योरी के भी आएंगे। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर किया, अब कवर करेंगे MCQ। क्वेश्चन कह रहा है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, यानी कौन से तापमान पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर सेम होता है। जो पाठ्यांक होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वो सेम होता है, वो किस टेम्परेचर पे होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, पहली बात इसका राइट आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -40 जो होता है उस पे जो है इसका तापमान सेम होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे सेम होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि सभी जगह पे इसकी वैल्यू को 40 रख देंगे। क्या रख देंगे, 40 रख देंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, -40 होगी। ठीक है, इसको हम लोग लगा के देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कैसे सच में ऐसा होता है क्या कि -40 डिग्री 40 रखने पर इसकी वैल्यू क्या थी, सेम हो जाती है। तो किस में रखेंगे पहले ये तो बताइए। तो हम लोग इसको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर का यूनिट होता है, तो उसमें रिलेशन जो होता है वो हमने अभी देखा पीछे, तो उन रिलेशन में वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों C की जगह पर रखते हैं -40, क्या रखते हैं -40। ठीक है, अपान में 100, यही रिलेशन तो है ना, यही रिलेशन तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, यही रिलेशन पढ़ा हमने अभी। C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180, या फिर ये पढ़ा होगा कि C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों ने, वो दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे रिलेशन हम लोगों ने लिख लिया है कि C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180, और उसमें C की जगह पर क्या रख दिया हमने, -40, और यहाँ पे F की जगह पर भी -40 वैल्यू रख दिया। ठीक है, और ये -32 अपान में 180, और इनको जोड़ने पर क्या आने वाला है, इनको जोड़ने पे आने वाला है -4/10। कैसे आया, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे क्या आने वाला है, ये जाएगा -40 -32 जाएगा -72, क्या जाएगा -72/180, और इसे डिवाइड करेंगे तो 9 8 72, और ये जाएगा आपका, या फिर ये हो सकता है यहाँ पे कि 18 से काटिए, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, क्या जाएगा 18 चौक 72, यानी कि ऊपर 4 नीचे 10, यानी कि वैल्यू क्या आई, -4/10 इधर भी आई और -4/10 इधर भी आई, यानी कि दोनों साइड की वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई। इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि -40 जो ऐसी वैल्यू है, नोट कर लिया ना आपने कैसे हमने इसको वैल्यू रखा है। तो दोस्तों ये सिद्ध हो गया कि -40 जो वैल्यू है वो अगर C की जगह पर रख दें और F की जगह पर रख दें -40, तो इन दोनों का जो पाठ्यांक होगा वो क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। ठीक है, ये हमने प्रूव करके देख लिया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करने जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, थर्मोस्टेट संबंधित है। थर्मोस्टेट क्या है और इसे किससे संबंधित है, तो इस चीज़ को हम लोग अभी
करेंगे तो ऑप्शन में दिया हुआ है आपके सामने थर्मोस्टेट संबंधित है। चारों ऑप्शन आपके सामने, आर्द्रता से, तापमान से, हवा से या बादल से। तो इसका राइट आंसर होगा तापक्रम से ये संबंधित है। थर्मोस्टेट किससे संबंधित है? तापक्रम से संबंधित है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, यानी अगर कोई बोतल है उसमें अच्छे तरीके से पानी भरा हुआ है और उसको क्या किया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? जम जाती है, जब भी उसमें बर्फ जम जाती है वो पानी, तो वो टूट जाता है। क्यों? तो ऑप्शन कह रहा है जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है और जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, और चौथा ऑप्शन है कांच ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिए, और नहीं पता है तो प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए और अपने बुक नोट्स में नोट करिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। दोस्तों ये बच्चों ये नोट कर लीजिए आप, क्योंकि पानी जब होता है वो क्या होता है, जब बर्फ बनता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। किसमें? आयतन में वृद्धि होती है और घनत्व में कमी आती है, क्योंकि आपको पता है कि आयतन और घनत्व एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? और याद रखिए रेलवे में ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, रेलवे का प्रिय क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसे पूछता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में नल के पाइप जो होते हैं जाड़े के दिनों में क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो उसका भी रीज़न यही है कि जाड़े के दिनों में जो पाइप में पानी होती है वो अधिक ठंड की वजह से जम जाती है और जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण क्या हो जाता है? पाइप फट जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें यही रिलेशन होता है कि आयतन क्या होता है? आयतन जमने पे बढ़ जाता है, एरो से दिखा दिया, और घनत्व तो क्या होता है? जमने पे कम हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? कह रहा है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, और ऐसे क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछे भी जाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। ज़्यादा इसमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या है? 4 इसका राइट आंसर होगा 310। ठीक है, केल्विन, 310 केल्विन, यानी कि 310 केल्विन जो होता है वो मनुष्य का सामान्य टेम्परेचर होता है। वैसे डिग्री सेल्सियस में कितना सामान्य होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस सामान्य मानव का तापमान, मानव शरीर का तापमान होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और वही केल्विन में पूछे तो 310 नोट कर लेंगे ना, भूलेंगे नहीं, और इसको स्टार लगा ही लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, कारण क्या हो सकता है? इस कारण को हम लोग जानेंगे, और अगर आपको इसका कारण पता है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। चलिए, कह रहा है तेज हवा वाली रात्रों में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है या आकाश साफ नहीं होता है। क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण क्या हो सकता है बच्चों? इसका कारण ये है कि जब हवा तेज होता है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? तेज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है तेज हवा वाली रात्रियों में। ठीक है, तो ये कारण है इसका, और इस कारण को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमने वही क्वेश्चन ले आए दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए। भले ही आपको थोड़ा अलग दिखने को लग रहा होगा, थोड़ा टफ भी हो सकता है, काफ़ी इजी भी हो सकता है, ऐसा कोई मायने नहीं रखता कि टफ और इजी, मायने ये रखते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम में भी ये ऐसे ही लगेंगे अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़िए और नोट्स में नोट करते जाइए जो नहीं याद है आपको।
कह रहा है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। अभी हमने बताया है आपको कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो इसका राइट आंसर तो आप बता ही देंगे कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 36.9 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो क्या कार्य होता है भाई, थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। तो थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, पहला लिखा है तापमान को कम करना, हिमालयन ताप को बढ़ाना, या फिर एक समान ताप को बनाए रखना, या गलनांक को घटाना। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, थर्मोस्टेट का कार्य। अभी आपने पहला थर्मोस्टेट क्या होता है वो आपने पढ़ा था कि वो तापक्रम से संबंधित है, यानी तापमान से संबंधित है, और वो रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, तो उसका क्या कार्य हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों। ऑप्शन नंबर सी का मतलब ऑप्शन नंबर 3, एक समान ताप को बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। थर्मोस्टेट किससे संबंधित है, तो थर्मोस्टेट है तापक्रम से संबंधित, यानी तापक्रम को एक समान बनाए रखता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य टेम्परेचर को समान बनाए रखना। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ठंडे क्षेत्रों में यानी ठंडे देशों में क्षेत्रों में पारा के स्थान पर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। वो अल्कोहल का इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है। कारण क्या हो सकता है, पारा ना इस्तेमाल करके अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। वैसे आपको पता ही हो कि पारा का इस्तेमाल मैक्सिमम कहाँ किया जाता है, कहाँ, जैसे थर्मामीटर, टेम्परेचर से संबंधित टेम्परेचर सेंसिटिव एप्लीकेशंस में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर से संबंधित ही ऑप्शन होने चाहिए। तो अल्कोहल का द्रव्यमान निरंतर होता है, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। तीसरा अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। चौथा कह रहा है अल्कोहल का उत्पादन पारा से अधिक होता है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इस तो कोई साइंटिफिक रीजन तो हुए नहीं। तो इसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन क्या होगा, सबसे पहला आंसर होगा इसका अल्कोहल का द्रव्यमान यानी जो जमने की जो तापमान है वो निम्नतर होता है। क्या होता है, निम्नतर होता है, यानी कि पारा से अल्कोहल से पहले पारा जम जाता है, इसलिए पारा को इस्तेमाल नहीं करते। पारा का जो एक पाठ्यांक है टेम्परेचर का, उससे भी अगर कम हुआ तापमान तो पारा जम जाएगा। तो जब जम जाएगा तो एप्लीकेशन हो नहीं पाएंगे। इसलिए ठंडे क्षेत्रों में ठंडे देशों में पारे की जगह अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अल्कोहल का जो तापमान होता है जो गलनांक द्रव्यांक मतलब कि बर्फ बनना जमना उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये आप जो मैं कह रहा हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पारा से जम जाता है, लेकिन तब तक अल्कोहल नहीं जमता है। अल्कोहल को जमने के लिए और भी निम्न तापमान होने चाहिए, यानी कि ये निम्नतम तापमान में भी काम आसानी से करता है अल्कोहल, और पारा नहीं करता है। इसी वजह से अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। ये साइंटिफिक रीजन है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है। इसके आयतन में क्या फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चों, इसके आयतन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो कह रहा है यहाँ पे कि बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, या फिर पहले घटता और तब क्या होता है, बदलता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होने वाला है। 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में जल का जो आयतन होता है एक बार पहले घटता है फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, और मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे ऐसा होता है। चलते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर आपने नोट कर लिया होगा ना। इसका राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर 4, पहले घटता है और तब बढ़ता है। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में, ठीक है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जल का जो आयतन है वो घटता है। जल का आयतन घटता है, ठीक है, ठीक। और जब 4 से आगे बढ़ने लगता है तो आयतन क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। जैसे 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस ऐसे बढ़ता जाएगा तो उसका आयतन क्या जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 से 4 डिग्री के बीच में जल का आयतन घटता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ तक। जैसे इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो ग्राफ में क्या कहेगा कि जो जल का जो होता है आयतन, सबसे पहले अगर हम इधर कहते हैं कि ये आयतन है V और इधर कहते हैं टेम्परेचर T, तो 0 से लेकर 4, ये 0 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ तक जो जल का आयतन है वो दोस्तों क्या होता है? घटता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे घट रहा है, फिर अचानक से यहाँ पे जाके बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ तक जैसे मान लीजिए घटा है, ये यहाँ तक ऐसे पूरा ही है, फिर यहाँ से जाके बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। 4 के बाद से ये ऐसे नहीं बढ़ेगा, इस रूप में नहीं बढ़ेगा, इस रूप में बढ़ता है, ऐसे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो 4 के बाद जो ये आयतन है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है? ये घट रहा है, ठीक है, घट रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? इस तरह से अब तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके पास कि कैसे इसमें 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है फिर बाद में बढ़ने लगता है। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करने वाला है। तो क्वेश्चन है आपके पास, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे कमरे को ठंडा करते हैं बताइए। तो कमरे को ठंडा करने के लिए ऑप्शन कह रहा है आपको पानी के बहाने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। तो इसका राइट आंसर होगा आपके दोस्तों, ये होगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। दोस्तों जो कूलर होता है, कूलर नहीं AC, उसमें संपीड़ित गैस को उसमें भरा जाता है, गैस होता है जिसे संपीड़ित करके भरा जाता है और इसकी वजह से वो क्या होता है? कमरे को तापमान को ठंडा रखता है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर को नोट करिए। आंसर क्या है? कमरे का तापमान ठंडा करने के लिए संपीड़ित गैस को छोड़ा जाता है, ठीक है, न कि पानी बहा जाता है, न कि ठोस को पिघला जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट का तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना हो जाता है? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट का तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना हो जाता है। तो अगर आपको इसको निकालना है कंक्लूजन, तो आप सेंटीग्रेड और ये फ़ारेनहाइट, इन दोनों में जो रिलेशन है वहाँ पे सेंटीग्रेड का ताप 2 गुना होता है ना, तो क्या करेंगे? 2F लिख दीजिए, F की जगह पे C, आपको पता चल जाएगा कि कितनी डिग्री सेल्सियस पर, कितनी बिंदु पे आपका ये तापमान 2 गुना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर दिया हुआ है उसको पढ़ा जाए तो कह रहा है आपका कि -6.7, क्या कह रहा है, और -12.3, और कह रहा है आपका +12.3, और कह रहा है 160 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है बच्चों 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री, चौथा राइट आंसर होगा इसका। इस पे फ़ारेनहाइट का तापमान सेंटीग्रेड के तापमान का 2 गुना हो जाता है। इस पर इसको मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने पीछे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, इनमें जो रिलेशन था। अब आप इसे खुद सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आप कमेंट में आप इसका जवाब अच्छे तरीके से सॉल्व करके भेजिए, ठीक है। ठीक, कुछ अपने से भी कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक आर्द्रता किस मौसम में होता है? तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, लेकिन आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो सर्वाधिक जो आर्द्रता होती है, नमी होती है वातावरण में, ठीक है, इन जो है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा आर्द्रता होती है, ठीक है।
क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा आर्द्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, आप बताइए 4 डिग्री है या फिर 8 या 0 या 10? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो सबसे अच्छा तापमान है जो रेफ्रिजरेटर में खाना को अच्छे तरीके से, खाद्य पदार्थ को अच्छे तरीके से सुरक्षित रखता है। आज के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं इस टाइप के क्वेश्चन, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन जो दैनिक जीवन में एप्लीकेशंस यानी इस्तेमाल किए जाते हैं और पेपर में तो ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछा गया है और एसएससी में भी इस क्वेश्चन को देखा गया। एसएससी ने भी ये क्वेश्चन रिपीट किया है। तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि क्या कारण हो सकता है कि गर्मियों में लोग कहते हैं सफ़ेद कपड़े पहनो, ब्लैक कपड़े ना पहनो? तो दोस्तों एक कारण होता है, वो बताता हूँ कि ब्लैक कपड़े जो है प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करता है। और याद रखिए जो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करता है वह उतने ही मात्रा में प्रकाश को उत्सर्जित भी करता है। ये आदर्श कृषिका का उदाहरण है। ठीक है, और हाँ, सफ़ेद जो रंग होता है वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो इससे वो जो सफ़ेद कपड़ा है वो कम गर्म होता है। आप देखिए ब्लैक कपड़े पहन के धूप में बैठ जाइए, थोड़ा चल लीजिए धूप में, तो जल्दी हीट हो जाता है, और सफ़ेद पहनिए तो कम हीट होता है। लेकिन हाँ, जाड़ों में कहते हैं ब्लैक पहनिए, रंगीन कपड़े पहनिए, क्योंकि वो धूप को अच्छे तरीके से अवशोषित करें, ऑब्जर्व करें। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, चलिए करा अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। वे शरीर में स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत करता है, वे पसीना सोख लेता है, वे आंखों को शीतलता प्रदान करता है। तो यहाँ पे साइंटिफिक रीजन के हिसाब से हम आंसर देंगे। कभी भी एग्जाम में हम लोग किसी तरह से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आंसर देने में, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या है? ऑप्शन नंबर 1। क्या लिखा है? वे अपने ऊपर क्या करता है? अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, जो कि मैंने अभी अच्छी तरीके से आपको समझाया। ठीक है, और रंगीन कपड़े अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और आज की क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे ताप और ऊष्मा से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ बेहतरीन टॉपिक ताप और ऊष्मा से जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।